हेलो एवरीवन यार, वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट पढ़ाई। हम कर रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और ये इसका पार्ट 4 है। इससे पहले हमने 3 पार्ट किए हैं जिसमें हमने अलग अलग टॉपिक्स कवर किए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जहाँ के आप देख सकते हो। इस टॉपिक में या इस लेक्चर में हम ये 4 टॉपिक्स है जो कवर करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उसके क्या लिमिटेशंस है, दैट इज लिमिटेशन ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, और उस लिमिटेशन या शॉर्ट कमिंग्स को क्योर करने के लिए कौन है मॉडिफाइड एटॉमिक थ्योरी या मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जिसे हम आज कहते हैं। एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे एवोगाड्रोस लॉ या प्रिंसिपल। तो ये कुछ 4 टॉपिक्स हैं जो हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो चलो स्टेटर में स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक, दैट इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं यार डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि इसकी जरूरत क्यों है, क्यों हमें इस थ्योरी को पढ़ना है और क्या इसकी जरूरत पड़ी। ठीक है, अभी तक जब हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा तब उसमें हमने समझा कि कुछ चीजें समझी। हमने 5 लॉज पढ़े, उसमें समझा कि कैसे कंबाइन हो रही है चीजें, कैसे एलिमेंट्स हो रहे हैं, कैसे मास जो है इनडेस्ट्रक्टिबल है, वो क्रिएट भी नहीं होता, डिस्ट्रॉय भी नहीं होता। तो वो चीजें समझी। इसमें हमें कुछ मैटर के बारे में या एलिमेंट या कंपाउंड के बारे में कुछ चीजें तो क्लियर होगी, बट बहुत सारी चीजें जो अभी भी क्लियर नहीं है। जैसे कि हम उसमें बोला कि जैसे एक एलिमेंट की बात करें, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्यों डिफरेंट है, या एक एलिमेंट अपने से क्यों सेम है। हर चीज में ये मतलब क्यों तो होना ही चाहिए ना, कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब जैसे कि ये है और ये ब्लू है, ये ब्लैक है, तो मुझे समझ में आया कि ये दो अलग अलग कलर है, बट अलग अलग कलर क्यों है, क्योंकि ये ब्लू है या ब्लैक है, इस टाइप का कुछ अगर मैं थ्योरी दूं तो मुझे ये समझना है। पहला जैसे क्वेश्चन अगर मैं बोलूं, वाई डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट इन साइज, मास एक्सेट्रा, ये जो भी है, दो एलिमेंट अलग क्यों होते हैं। भाई टू एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दो अलग टाइप के एलिमेंट अलग क्यों होते हैं। ठीक है, दूसरा एक तरीके का सवाल आ सकता है, ऐसे बहुत सारे सवाल, मैं जस्ट कुछ लिख रहा हूं कि वाई एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स। एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, हमें समझ में आए, बट वो कंपाउंड्स क्यों फॉर्म कर रहे हैं। अगर मैं ये दो मार्कर पेन की बात करूं तो ये दोनों तो आपस में कंबाइन नहीं हो रहे, मैं आपस में जोड़ रहा हूं या कुछ। तो ये कब कंबाइन होते हैं, क्यों कंबाइन होते हैं, कंपाउंड क्यों बनता है, ये सब चीजें हमें समझनी जरूरी है। और एक बात मैं और बताऊं कि अगर ये क्यों मतलब हाउ वाई, ये जो अगर क्वेश्चन कभी भी आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो या कोई लाइफ की कोई भी चीज में अगर ये सवाल अगर आपके सही है, मतलब आप एक चीज को डेप्थ में जा रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा यहीं क्यों हुआ, वहां क्यों नहीं हुआ, अगर ये सवाल आपने पूछने लग गए ना, तो आधे सक्सेसफुल तो आप हो गए। तो बच्चे आधे कैसे होंगे, बच्चे आधे सक्सेसफुल जो बचा हुआ है वो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके ही होगा। समझ में आया। ठीक है, तो अब ये चीजें कुछ क्वेश्चन है जो हमें नहीं समझ में आई। ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये दोनों कंबाइन नहीं हो रहे, बट एच और सी एल हो जा रहे हैं कंबाइन, एच सी एल बना दे रहे हैं, तो ये दो मार्कर क्यों नहीं कंबाइन हो रहे। तो ये चीजें समझाने के लिए हल्की फुल्की डाल्टन इंग्लिश टीचर आए जॉन डाल्टन, जिन्होंने एक अपनी एटॉमिक थ्योरी दी जिसमें हल्की फुल्की वेगली चीजें क्लियर हुई। इसमें बहुत सारे पॉइंट गलत भी हैं, वो बाद में जाके ठीक हुए या हल्के फुल्के ठीक हुए, और इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस भी हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब अगर आप देखोगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में हर जगह एटम एटम एटम, हम तो एलिमेंट की बात कर रहे थे, एटम क्यों आए। सबसे पहले तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है। मान लेते हैं दो अलग अलग प्रकार की बिल्डिंग है, ठीक है, एक गिर जाती है अर्थक्वेक में और एक नहीं गिरती है। ऐसा क्यों हो रहा है बिल्डिंग में। तो उस चीज को समझने के लिए, बिल्डिंग में ये गिर गई और ये नहीं गिरी, तो हमें उससे बेसिक जिससे वो बनी है, वो बिल्डिंग का क्या स्ट्रक्चर है, उससे हमें समझना पड़ेगा। 2-3 चीजें हो सकती है। सबसे पहले हम उसके ब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या ये ब्रिक अलग है इस ब्रिक से। ठीक है, तब समझ में अच्छा नहीं ये ब्रिक जो है इसको झेल लेता है, या वो अर्थक्वेक को नहीं झेल पाता। हो सकता है ब्रिक से वो फिर भी हो गया, फिर क्यों हुआ, हो सकता है जिस स्ट्रक्चर में वो प्लेस हो, इस तरीके से वो ब्रिक प्लेस हुआ कि वो गिर गया और ये गिरा नहीं। ठीक है, तो ये दो चीजें या और तो हमें उसके बेसिक यूनिट पे जाना पड़ेगा, बिल्डिंग ब्लॉक पे जाना पड़ेगा। अगर हम मैटर की बात करें, एलिमेंट कंपाउंड ये सारे मैटर, जो भी मैटर की बात करें, तो उसमें जो बेसिक कंपोनेंट है वो क्या है, एटम। ठीक है, तो इसलिए ये एटम की बात कर रहा है और इसलिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को थोड़ी तवज्जो या थोड़ा मायना दिया गया, बिकॉज ये थोड़ी बहुत चीजें क्लियर करता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब समझ में आया हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इसकी जरूरत है, क्यों ये है। ठीक है,
डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का फर्स्ट पॉस्टुलेट है कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। इन्होंने कहा कि जो मैटर है, कोई भी मैटर, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, स्टेट हो, एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, मार्कर हो, डस्टर हो, कोई भी मैटर, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, जिसे हमने कह दिया एटम। ठीक है, अब आप बोलोगे नहीं ये इंडिविजिबल नहीं है, एटम तो डिविजिबल है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है। तो ये जब दिया गया उस टाइम नहीं आया था ना, समझ रहे हो, इसमें भी कुछ लिमिटेशन है, बट एक जो बेसिक चीज है वो भी बताइए। ये गलत है, ये आगे मैं आपको बताऊंगा सब चीज, ठीक है ना, वेट करो। पहले पढ़ते हैं, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल, जिसे हम क्या कहते हैं, एटम। तो अब एटम क्या है? एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, दैट इज साइज, शेप एटसेट्रा। इन्होंने बोल दिया कि भैया अगर एक एलिमेंट का एटम है तो वो सेम रहेगा हर चीज में, साइज, मैटर में, शेप में। तो इसने तो बोल दिया, आप बोलोगे। अब देखो, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है, ये अगर हम पूछे क्यों, तो आप बोल दोगे कि भैया इसने बोला था सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, अभी के सेकंड क्लास में। अब जब आप बड़ी क्लास में आते हो समझ में आता है, अच्छा सन यहाँ से क्यों ही राइज कर, तो धीरे धीरे इन्होंने ये पॉस्टुलेट दिया, तो इसलिए हम मानेंगे कि भैया होता है। क्यों होता है वो तो आगे पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, ठीक है। इन्होंने पॉस्टुलेट दिया, इसलिए हमने मानने लगा कि भैया इसने दिया है तो एलिमेंट्स, अगर आप बोलोगे कि न्यूटन का लॉ है, तो उन्होंने क्या बोला कि थर्ड लॉ अगर बात करें तो एवरी रिएक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब क्यों होता है वो हम समझेंगे, लेकिन अभी के लिए मान लेते हैं कि अभी ऐसा होता है, बाद में हम उसे समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल, सेम होते हैं साइज, शेप में। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास, साइज एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। इसने बोल दिया कि भैया एटम, जो दो डिफरेंट एलिमेंट है, उनके जो एटम है वो हमेशा साइज, मास, फिजिकल और केमिकल दोनों ही प्रॉपर्टीज में बिल्कुल ही अलग होंगे। तो यहां से हमारा एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन का आंसर होता है कि एलिमेंट डिफरेंट इन साइज। क्यों एलिमेंट, अगर पूछा गया कि नहीं पूछते, पूछेगा तो आपको ये नहीं पूछेगा, ये आपको समझाने के लिए कि व्हाई डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन साइज, शेप, बिकॉज़ देयर एटम्स हैव डिफरेंट, देयर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट मास, साइज एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज एज पर द डाल्टन्स एटॉमिक थर्ड पॉस्टुलेट। ठीक है, कोई भी डाउट है क्या? तो ऐसे क्वेश्चंस का यहाँ पे आंसर हो रहा है। फिर क्या नेक्स्ट बोल रहा है, atoms of same or different element combine to form compound atoms which are now known as molecules। ठीक है, क्या बोल रहा है, एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट, जो एटम होते हैं एलिमेंट के, या तो सेम या तो डिफरेंट, वो कंबाइन होते हैं टू फॉर्म कंपाउंड या मॉलिक्यूल एटम्स, सॉरी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है, एटम ऑफ टू एलिमेंट, अच्छा एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ये फिफ्थ पोस्टुलेट ये वाला है और ये वाला है, ये वाला फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है। ठीक है, तो फिफ्थ क्या बोल रहा है, व्हेन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स दे डू इट इन सिंपल रेशियो। जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो हमेशा कंबाइन होते हैं, जब कंपाउंड बनाने के लिए वो सिंपल रेशियो में होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या, एटम ऑफ टू एलिमेंट में कंबाइन इन डिफरेंट रेशियोस टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड। अच्छा एक टाइप का कंपाउंड है तो सिंपल रेशियो, अच्छा अलग अलग दो एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स भी कंबाइन हो सकते हैं टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड, अलग अलग कंपाउंड बनाने के लिए। ठीक है, व्हाई टू एलिमेंट, बिकॉज इस पोस्टुलेट से, अगर आप देखोगे बाय एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स, इस पोस्टुलेट से क्लियर हो रहा है, बट एक्चुअली क्यों हो रहा है वो अभी तक नहीं पता चला। पोस्टुलेट है इसलिए मैं बोल रहा हूं। ठीक है, क्यों हो रहा है वो अब बिल्कुल पढ़ेंगे आगे। ठीक है ना, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने पढ़ा भी होगा कि वो एटम्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं 9th क्लास में, जो भी वो था वो भी हम आगे भी पढ़ेंगे, वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स जो आपका चैप्टर है उसमें। तो अभी के लिए पोस्टुलेट के हिसाब से चलेंगे। तो देखो आपके मेजॉरिटी क्वेश्चन जो बचे हुए वहां से हुए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो बाकी वो यहां से हुए इन पोस्टुलेट से। एटम ऑफ टू एलिमेंट कहां थे, हां सिक्स्थ वाला, एटम ऑफ टू एलिमेंट कंबाइंड टू फॉर्म कंपाउंड। देन एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। इनके हिसाब से जो मैटर या एलिमेंट या कंपाउंड कोई भी चीज जब रिएक्ट करती है तो उसमें जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, जिस वो केमिकल पार्ट में जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, वो क्या हो जाता है, एटम। और लास्ट क्या है, एन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये तो सीधी सी बात है। तो ये सारे पोस्टुलेट्स जो है कभी कभार डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि टेल मी द डाल्टन्स एटॉमिक फिफ्थ पोस्टुलेट या गिव मी द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो आपके क्लास टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्या पूछता है, लिमिटेशंस। ठीक है, लिमिटेड। अब इससे पहले हम ये समझते हैं कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कुछ है क्या। क्यों, क्योंकि वो भी एक ही चीज समझा रहा था, ये भी समझा रहा है, तो ऑब्वियसली कुछ तो सेम होगा ना। सबसे पहला हमारा लॉ क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, या टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो आप देखो जो आपका 8th पोस्टुलेट है वो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन के फर्स्ट लॉ से मैच खा रहा है क्या,
सॉरी थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ा गई है मेरी, मतलब ईमेल में लगी हुई है, तो इसके लिए सॉरी। एन एटम का ये आपका फर्स्ट लॉ, समझ में आया? तो ऑब्वियसली क्योंकि दोनों एक ही चीज को आंसर कर रहे हैं, ये थोड़ा और इलस्ट्रेट करके और वो थोड़े कम में, इसलिए ये दोनों चीजें मैच होंगी, ठीक है। फिर क्या है सेकंड लॉ का कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यहां देखो हो रहा है क्या, कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोलता है कि वो सिंपल, फिफ्थ पोस्टुलेट में व्हेन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म दे डू इट इन सिंपल रेशियो, कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी ये बोलता है कि कंपाउंड सिंपल रेशियो में रहते हैं। यहां आपका सेकंड पोस्टुलेट, सेकंड लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। फिर क्या है थर्ड क्या लॉ होता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होते हैं डिफरेंट रेशियोज में, एटम ऑफ टू एलिमेंट में कंबाइन इन डिफरेंट रेशियोज टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड। थर्ड वहां पे वो चीजें अलग चीज है तरीके से, बट वो चीज वही रिजेंबल कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, एन एटम इज रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन भी ये डिनोट कर रहा है कि आपका हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, देन रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, कि जब वो आपस में कंबाइन होते हैं तो वो सिंपल रेशियोज में करते हैं, वही चीज आपकी ये फिफ्थ वाली लॉ बोल रही है कि सिंपल, फोर्थ लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन कि सिंपल रेशियोज में कर रहे हैं, आपस में भी करेंगे उसमें भी करेंगे, ठीक है। तो ऐसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपस में लिंक्ड है, समझ में आया? अब आप बोलोगे आपने तो चार लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन में तो पांच लॉ पढ़ाए थे, दैट इज गेल-लुजियक लॉ या लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, वो तो नहीं हो रहा है, तो वही तो इसका लिमिटेशन है, ठीक है। यहां तक आई क्या बात समझ में? आप समझते हैं, ये आपने नोट डाउन कर लेना, मैं आपको बताता हूं आगे नेक्स्ट क्या है। देन वी हियर स्टडी अबाउट लिमिटेशंस of Dalton atomics theory। मैं यही लिख रहा हूं, जगह कम है आई नो, बट इससे क्या होगा आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहला क्या हुआ, अगर लिमिटेशन बोले डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, कि इट इज एबल टू एक्सप्लेन ऑल द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बट कुड नॉट एक्सप्लेन द गेल-लुजियक लॉ, ठीक है। गेल-लुजियक क्या लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ठीक है। सबसे पहला हो गया इट कुड नॉट एक्सप्लेन लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। सब समझ में आया क्या? सेकंड क्या हो जाएगा कि इसने बताया, हमने पूछा कि एलिमेंट, दो डिफरेंट एलिमेंट, जो हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा था कि व्हाई डू डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट साइज शेप एटसेट्रा, तो इसने बताया कि एलिमेंट क्या है, एटम से बना है और एटम डिफरेंट एलिमेंट से, एटम और डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास साइज, ये इसने बताया तो हमने मान लिया। बट अगर देखो तो अब एटम क्यों डिफरेंट है, टू एटम्स, व्हाई टू एटम्स आर डिफरेंट इन देयर नेचर, ये भी तो एक क्वेश्चन है कि एलिमेंट है ठीक है, लेकिन दो डिफरेंट एटम साइज शेप में क्यों अलग होते हैं, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसने पोस्टुलेट दिया, इसने बताया कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, बट ईस्ट से ही क्यों राइज करता है वो नहीं बता पाया, ठीक है। तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई टू एटम्स, टू डिफरेंट एटम्स have different size, mass, shape, etc. ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्या हुआ, इसने बताया कि एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स या मॉलिक्यूल, बट क्यों होता है, ठीक है बता दिया क्यों होता है, ये तो एक्सप्लेन नहीं किया, मतलब कहीं पे भी अपन एक्सप्लेनेशन नहीं समझ पाए, ठीक है। तो थर्ड हमारा ये हो गया, इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई by two atoms combine या element combine to form molecules। समझ में आया? ये मैटर के बारे में बताया, उसने बताया एटम्स वगैरह, ठीक है, एटॉमिक थ्योरी बताई जिसमें मैटर के बारे में बताया। अब मैटर का अगर फिजिकल वो देखोगे, मैंने सबसे फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मैटर कैसे डिवाइडेड है फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल में। तो फिजिकल में आप देखोगे सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में हमने बात की, तो जब हमने बात की सॉलिड लिक्विड गैस, तो ये नहीं बता पाया, कहीं पे भी मैटर में ये जिक्र नहीं है कि सॉलिड लिक्विड और गैस में फर्क
क्यों है, ये कैसे है, उनके बीच में कौन सा फोर्स है जिसको उससे वो सॉलिड और लिक्विड में फर्क कर देता है। मतलब कि वाटर एक टेम्परेचर पे सॉलिड है और वाटर ही एक टेम्परेचर पे लिक्विड है और दूसरे टेम्परेचर पे लिक्विड है, तो क्या वो फोर्स है जिसकी वजह से वो डिस्टिंक्ट हो जाता है अपने डिफरेंट फिजिकल मैटर्स में, मतलब सॉलिड या लिक्विड या गैस। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द बाइंडिंग फोर्स between different physical matters which gives the distinction of solid, liquid, gas। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी जॉन डाल्टन के, कुछ जो एटॉमिक थ्योरी दी उन्होंने। ये पूछा जाता है डायरेक्टली कि क्या लिमिटेशंस थी, तो ये आपको समझनी चाहिए, इसमें कुछ याद करने वाला नहीं है। तो सीधी सी बात है ना, ये उन्होंने लॉ दिया, लॉ में भी कुछ याद नहीं करना है। क्या बता रहा है, आर्ट ही तो लॉ है, एटम्स इंडेस्ट्रक्टिबल है, ठीक है, मैटर एटम से बना है, एटम्स सेम के सेम आइडेंटिकल होते हैं, डिफरेंट एटम डिफरेंट साइज शेप होते हैं, एटम कंबाइन होते हैं, कंपाउंड एटम्स में एटम कंबाइन होते हैं सिंपल रेशियो में, डिफरेंट एटम डिफरेंट रेशियो में कंबाइन हो जाते हैं। बस सिंपल चीज, स्मॉल पार्टिकल टेक्स जो एटम होता है स्मॉलेस्ट। तो इसमें कुछ याद करने वाला ऐसे ही आपको याद होना, लिखते लिखते साथ आपको याद हो जाना चाहिए। लिखते जब भी आप लिखोगे, जब नोट डाउन करोगे पॉज करके, तो पढ़ते पढ़ते लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और कभी भी जब मैं लिखा रहा हूँ या मैं समझा रहा हूँ तो लिखना मत, ठीक है, अलग से लिखा करो रोक के, ताकि चीजें समझ में आए, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा लिमिटेशंस पढ़े डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी। अब इस लिमिटेशन को सॉल्व करने के लिए और जो जो नई चीजें आई, उससे एक नया थ्योरी बना जिसे हमने कहा मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम वो पढ़ते हैं। तो मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी या मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी हमें क्या बताती है वो हम पढ़ते हैं। जो भी एटॉमिक थ्योरी जो डाल्टन ने दी थी, उसकी जो भी एटॉमिक थ्योरी, उसके जो भी अपकमिंग्स या लिमिटेशंस थे, उसको यहाँ पे सही करने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट पढ़ते हैं, एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजिबल। ऐसा क्यों बोला, एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजिबल, मतलब उसे ऐसा नहीं है कि छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता। बिकॉज क्यों, जो एटम है, जब हमें बाद में स्टडी की तो हमें पता चला उसमें 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, यानी एटम्स के अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं और कुछ नॉन पार्टिकल्स, जैसे कि क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके बारे में आपको पता है, ठीक है। ये जो है इसकी डिटेल स्टडी एटम की हम चैप्टर सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो आपका क्लास 11 का उसमें पढ़ेंगे, बट यहाँ पे हम समझते हैं। तो ये जो पहला पॉइंट था उनका कि एटम इज इंडिविजिबल, डाल्टन का, वो गलत हो गया, और यहाँ पे इन्होंने बताया इज नॉट लॉन्गर कंसीडर्ड टू बी इंडिविजिबल, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हो जाता कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पूरी गलत है, बिकॉज उस टाइम पे जब चीजें डिस्कवर हो रही थी या चीजें को वो समझ रहे थे, तो उस टाइम पे उसका बहुत वैल्यू था, बिकॉज कोई भी एक ऐसी थ्योरी नहीं आई थी जो कुछ पॉइंट्स को लिस्ट डाउन कर सके, जो उन्होंने किया था। अभी भी उसकी वैल्यू है, बट उसके जो पॉइंट्स गलत है उसको हम यहाँ सही करने की कोशिश करें, ठीक है। तो एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजिबल। सेकंड जो हमारा पॉइंट आता है, उन्होंने बोला कि सेम जो अगर दो एटम्स हैं सेम एलिमेंट के, तो वो हर चीज में, मास में, साइज में, शेप में, सब में सेम होते हैं, ठीक है, उनका था। लेकिन एटम ऑफ सेम एलिमेंट में हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस। कैसे, जैसे आपने वर्ड सुना होगा आइसोटोप, तो ये भी उसका लिमिटेशन है। जैसे कि अगर बात करूं सेकंड पॉइंट की, तो अगर आपको पता हो तो जैसे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, H1 जिसका 1 मास होता है, दूसरा होता है 2 जिसका 3। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं जिसका एटॉमिक मास 1, 2 और 3। तो सेम एटम है, यानी कि सेम एलिमेंट है या सेम एटम है, बट डिफरेंट मास है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, या आप पकड़ लो कार्बन का C12 C14 बताया था पिछले वीडियो में, ठीक है, C12 और 14 हो गया दो। तो आइसोटोप्स में यह होता है कि सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं बट डिफरेंट एटॉमिक मास हो जाता है, जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी नहीं बता पाया। थर्ड क्या है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में हैव सेम एटॉमिक मास। तो उन्होंने क्या बोला डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन देयर साइज, मास, केमिकल प्रॉपर्टीज। बट यहाँ ये क्या बता रहा है कि नहीं, कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जो डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं बट एटॉमिक मास सेम होता है। एग्जांपल बताओ, पढ़ा होगा आपने पहले भी 9th में, आइसोबार्स। इसका कोई एग्जांपल पकड़ते हैं अपन थर्ड वाले का, जैसे कि कैल्शियम एंड आर्गन अलग अलग है, सॉरी ये बना दिया। आर्गन दोनों का एटॉमिक मास 40 होता है,
दो डिफरेंट एलिमेंट है और डिफरेंट उनके एटम्स हैं, बट फिर भी इनका एटॉमिक मास सेम है, तो यहाँ पे भी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थोड़ी सी गलत हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, द रेशियो इन विच एलिमेंट्स कंबाइन विथ वन अनदर मे बी फिक्स्ड एंड इंटीग्रल, मतलब जिस रेशियो में डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होते हैं टू फॉर्म कंपाउंड या मॉलिक्यूल, उसका रेशियो जो है वो फिक्स हो सकता है। इंटीग्रल मतलब इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है, यानी कि 1.5 नहीं होगा, 1 2 3 होगा, बट वो सिंपल नहीं होता। सिंपल का वर्ड यहाँ मतलब होता है, जब मैं सिंपल बोलता हूँ वहां पे बोलता है ना सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो मतलब ऐसा 1, जैसे कि CH4 तो 1 और 4 का रेशियो है, H2O 1 और 2 का रेशियो है, तो इंटीग्रल मतलब 1 2 3 4 ऐसे में जब सिंपल रेशियो होता है। जैसे तो ऐसा किसके लिए बोला इसने कि सिंपल नहीं हो सकता, जैसे कि एक हम केन शुगर की बात करें तो इसका क्या होता है C12H22O11, जो कि सिंपल नहीं है डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका मतलब ये हो रहा है फिक्स्ड और इंटीग्रल तो है बट सिंपल नहीं है। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच टेक्स पार्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। ये भी मतलब एटम जो है दो उसका छोटा पार्टिकल नहीं है, उसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन ही जनरली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अगर न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो प्रोटॉन भी करता है, बट यहाँ पे वो बोला गया कि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में अभी के लिए पार्ट लेता है। मॉलिक्यूल एटम्स वगैरह की बात करें तो उस हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, एटम इज नो लॉन्गर इंडेस्ट्रक्टिबल। उसमें बोला था मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, या एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट ऐसा नहीं होता। एटम इज नो लॉन्गर इंडेस्ट्रक्टिबल, मतलब वो डिस्ट्रक्ट हो सकता है। कैसे? अगर आपको पता होगा तो यूरेनियम 235 का जो आइसोटोप है उसको हम प्रोटोनियम में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, जिसमें आपको पहले भी बताया था फर्स्ट लेक्चर में, E=mc, सॉरी जो इससे पहले वाला था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, जिससे E=mc² की वजह से जो मास है वो कम हो जाता है। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था जिसमें हमने पढ़ा था मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उसमें सही है, बट जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो कुछ मास डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो चला जाता है एनर्जी कन्वर्ट होने में, तो उसे E=mc² से डिनोट होता है। तो वहां पे ये वाला लॉ गलत हो जाता है कि एटम इज नो लॉन्गर इंडेस्ट्रक्टिबल, एटम भी डिस्ट्रक्ट होके डिवाइड हो सकता है यूरेनियम को, जैसे हम प्रोटोनियम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियर रिएक्शन का पार्ट है, इसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये कुछ था मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, जिसने कुछ लिमिटेशंस या कुछ जो शॉर्टकमिंग्स थी एटॉमिक थ्योरी की वो उसने रिजॉल्व की, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन फिर भी जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की जो 5 लॉज थे उसमें 4 लॉज में तो उसने सही कर दिया, बट एक लॉ क्या था, जो गेल-लुजियक लॉ या लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, उसको ये फिर भी सही नहीं कर पाया। मतलब उसको जस्टिफाई कहाँ किया इससे कि वो हमेशा जितना उसका वो रहता है वॉल्यूम्स में कंबाइन होते हैं, वो जस्टिफाई नहीं कर पाया। तो वो किसने किया वो मैं अभी बता दूं, ये नोट डाउन कर लो, इसको मिटा के फिर मैं वो बताऊं, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं अवोगाड्रोस लॉ या अवोगाड्रोस प्रिंसिपल या हाइपोथेसिस। इससे पहले हम समझते हैं, ये हमने यहाँ पे क्या किया, जो गेल-लुजियक लॉ है, जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो 5वां लॉ है, वो यहाँ पे जब एक्सप्लेन करने की हमने ट्राई की। तो कैसे होगा ये देखते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि एक्चुअली में गेल-लुजियक लॉ या लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम बोलता क्या है। तो गेल-लुजियक लॉ बोला कि whenever gases combine they do it in simple ratio of their volumes। इसने ऐसा बोला, तो इसका क्या मतलब था यहां समझते हैं। इन्होंने बोला कि अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड देने के लिए, तो ये 1 वॉल्यूम हो जाएगा, ये 1 वॉल्यूम हो जाएगा टू गिव 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। यहां तक तो हमें बात क्लियर थी। अब फिर क्या हुआ, फिर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने इसके बारे में क्या कहा, इसके बारे में नहीं कहा, उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी कि व्हेनेवर elements combine to form compound atoms या to form compounds, they do it in simple ratio। मतलब वो एटम्स के उसमें कंबाइन होता है। इन्होंने कहा वॉल्यूम से कंबाइन होता है, इन्होंने कहा एटम्स में कंबाइन होता है। तो
तो गेल एवोगाड्रोस ने ये दोनों को चीजों को कंबाइन करके अपना एक लॉ दे दिया जिसमें कहा इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। मतलब जब भी गैसेस कंबाइन हो रही हैं तो अगर वो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे रखी गई है तो उनकी जो इक्वल वॉल्यूम है उसका इक्वल नंबर ऑफ एटम्स भी उस टाइम को कंटेन करेंगे। इसका क्या, तो इन दोनों को लॉ को कंबाइन करके जो इन्होंने कहा उसके हिसाब से अगर मैं देखूं हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गिव्स 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये किसने कहा, गेलुजिएफ ने। अब इसके हिसाब से उसके पास सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे, लेट उसके पास कितने n नंबर ऑफ एटम्स है, n नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा n क्यों बोला, एक एटम भी तो हो सकता है एक एटम ऑफ हाइड्रोजन और एक एटम ऑफ क्लोरीन कंबाइन कर रहे हैं, हो सकता है, बट मैं मान के चल रहा हूं कि एक से ज्यादा एटम्स हैं, ठीक है, तब तो एक एटम्स ऑफ वो एलिमेंट है, तो 1 एटम ऑफ क्लोरीन गिव्स 2n एटम्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब इसको 2n से डिवाइड कर दो, 2n से जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, हाफ एटम गिव 1 एटम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे एलिमेंट की बात की, n नंबर ऑफ ले लिया और यहाँ पे जब 2n से डिवाइड किया, 2n से क्यों डिवाइड किया सर, या 1 क्यों नहीं लिया, कर लो 1 एटम लोगे तो क्या 1 एटम 2 एटम, तो उसमें देखोगे तो H प्लस Cl गिव्स 1 एटम ऑफ H, वो भी सही है, ठीक है, समझ में आया। तो हमने 5वां लॉ यानी कि जो गेल-लुजियक लॉ है उसको भी, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को भी यहाँ से इन्होंने प्रूव कर दिया, समझ में आया। तो यार इस वीडियो के लिए यहीं तक था। कोई भी अगर आपको इसमें डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट कर देना, या कोई दूसरे टॉपिक में भी डाउट होगा तो मुझे ज़रूर बताना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है इसका, उसमें हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यानी कि मोल कंसेप्ट चालू करने वाले हैं, जिसमें हम कैलकुलेशंस करेंगे, अलग अलग फॉर्मूलेस पढ़ेंगे, तो वो यार बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो ज़रूर देखना, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।